नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। और ये जो है आपका पार्ट नंबर 2 सेट नंबर 2 आपका होगा। फर्स्ट सेट हमने ऑलरेडी करा दिया है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं तब लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और इसके साथ में देखिए जनरल अवेयरनेस का हमने एक पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट आपके लिए बना दिया है। तो उसका भी लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट स्टार्ट करने से पहले ग्रेड अप आपके लिए लाया है यहाँ पे आपके सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि आपका एसएससी जेई हो गया, राजस्थान जेई हो गया। इसके अलावा जितने भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर फिर जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम आपके होते हैं, तो इसका जो है आप लोग एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग जो है इन सारे एग्जाम का आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और देखिए ये सारे जो क्लास है, तो इसमें आपको लाइव क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ में जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। और ओवरऑल जो आपका पूरा जो रहता है आपका, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल रहते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे चीज़ जो है तो ये एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो एग्जाम के पैटर्न आपके होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो आपके हैं, ये सभी ब्रांच के लिए अवेलेबल आपके मोस्टली जो आपके रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका हो गया, सिविल इंजीनियर आपका हो गया। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो कोर्सेस आपके हैं, तो ये आपके मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपके अवेलेबल है। जैसे कि आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी और 12 मंथ का भी आप लोग ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस आपको पे करनी है। अप टू 31 मार्च तक ये आपका अभी ऑफर चल रहा है। इसके बाद जो आपका प्राइसेस आपको ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी आपके पास ये मौका है इस प्राइस पे आपको कोर्सेज को अवेल करने के लिए। तो ग्रेड अप का एक सुपर कोर्स के साथ जो है आप लोग इन सारे एग्जाम को एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए कोर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया रहेगा। और आपको जो है ये सारे ग्रेडअप के जो जो इस ग्रेडअप का जो ऐप है, आपको वहीं पे सारे कुछ है अवेलेबल रहेगा। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 2 का आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। आप लोग भी अटेम्प्ट करते चलना साथ साथ में। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि आरआरबीज आर वर्किंग इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट। तो आरआरबी जो है यानी कि जो रीजनल रूरल जो बैंक है, तो ये इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं तो सभी में ये वर्क करते हैं। लेकिन ये कौन से ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे ये फंक्शनिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सिक्किम, गोवा, बोथ एएनपी या फिर मध्य प्रदेश में है। तो देखिए जो सर्विसेज है आपके आरआरबीज का, तो ये जो है गोवा और सिक्किम इन दोनों स्टेट में जो है नहीं है इसके। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका। तो देखिए जो आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक जो है, तो ये सभी स्टेट्स में ये अवेलेबल है। लेकिन ये दो स्टेट को छोड़ के सिक्किम और गोवा, तो यहाँ पे जो है सर्विसेज आरआरबी के नहीं है। और मेनली जो रीजनल रूरल बैंक जो आपके हैं ना, तो ये मेनली जो रूरल एरियाज है, तो वहाँ पे ये मोस्टली जैसे फंक्शन करते हैं। तो और इसके पीछे हमने आपको बताया भी था कि जो रिकमेंडेशन दिया गया था आरआरबी को सेटअप करने के लिए, तो ये नरसिम्हन कमेटी के द्वारा ये दिए गए थे। और इसके साथ साथ में जो है देखिए ये दो स्टेट में तो है ही, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है तो वहाँ पे भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आरआरबी का। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि which article of the constitution empowers the parliament to form a new state by altering the boundaries of the existing state। तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिसे पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो जो है नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट होते हैं तो उसके बाउंड्री को अल्टर करके। तो देखिए ये है आपका आर्टिकल नंबर 3 में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 में ये मेंशन किया गया है कि जैसे अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी स्टेट से तोड़ के उससे अलग करके कोई एक नया स्टेट बनाना चाहता है तो उसके बाउंड्री को अल्टर करना पड़ता है। तो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके हैं जो कि आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में आपके घुमा फिरा के, तो यह सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, जो हमने जीके वाला का एक इंपॉर्टेंट जीके पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है। तो इसमें देखिए जो मेनली आपसे पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आते हैं, जिसमें कि आपका आर्टिकल नंबर 1 है। तो इसमें देखिए यूनियन टेरिटरी और साथ में जो नेम है इंडिया का, तो वो उसके बारे में मेंशन किया गया हुआ है। और इसके बाद जो तीसरा नंबर जो आर्टिकल आपका है, इसमें मेंशन किया गया है कि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए। तो न्यू स्टेट का जब फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, तो कोई भी स्टेट से जब वो कोई भी स्टेट मान लीजिए कि अलग कर रहे हैं उसका, तो उसके बाउंड्री में अल्टरेशन तो करना ही होगा। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 3 में। फिर उसके बाद देखिए जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 14 है। तो ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ।
यानी कि लॉ के अगेंस्ट में सभी लोग जो है एक समान ट्रीट किए जाएंगे, किसी को कोई भी प्रिविलेज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, जिसे कि राइट टू इक्वलिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, आर्टिकल नंबर 14। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल नंबर 15 आपका है, तो ये है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये जो है किसी की पर्सन के, आप किसी भी रिलीजियस बेसिस पे या फिर किसी भी कास्ट या फिर रेस के बेसिस पे जो है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये दिया है आर्टिकल नंबर 15 में। और आर्टिकल 17 में आपका है मेंशन किया गया इसमें एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, यानी कि जो छुआछूत का जो है ये प्रावधान है, तो ये है इसको एबोल्यूशन करता है, आर्टिकल 17 में आपको मेंशन किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल नंबर 18 है, इसमें मेंशन किया गया आपका एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 में है, इसमें आपका है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, जिसे कि हम लोग राइट टू फ्रीडम भी हम लोग बोलते हैं इसमें। और इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 19A है, तो इसमें दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 21 है, तो इसमें मेंशन किया गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो जिस तरह से चाहे जैसे वो जी सकता है, उसके ऊपर कोई किसी का मतलब हक हक नहीं, अधिकार नहीं होगा कि वो उसके ऊपर वो कैसे जिए, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, जी सकता है। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 32 आपका मेंशन किया गया है, तो ये देखिए इसमें दिया है आपका यहाँ पे दैट इज रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। तो इसमें ये सारे कुछ मेंशन किए गए हैं, चूंकि आर्टिकल 32 जो है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, तो ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम में आपका कि आर्टिकल 44 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल 50 इसमें मेंशन किया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दो, पावर का डिवीजन किया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद 51 में आपका मेंशन किया गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर 51 में आपका मेंशन है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें देखिए 51A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किया गया हुआ है। और आर्टिकल 109 और 110 में जो आपका इसमें मनी बिल के बारे में प्रोविजंस दिया गया है, और 112 में आपका बजट के बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसके अलावा और भी है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे चीज़ आपको PDF में मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा इमेजिनरी लाइन है कि जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वो लोकेटेड है, और ये जो है अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये डिवीजन करता है, यानी कि उसको डिवाइड करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, मतलब अर्थ जो है इसका ग्लोब आपने देखा होगा, तो इसमें जो लैटिट्यूड्स जो होता है ना वेरियस, तो उसमें 0 डिग्री जो आपका रहता है, तो इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। तो इक्वेटर ही है जो अर्थ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब कि जो ऊपर का जो पार्ट रहता है आपका, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे का जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर। तो मोस्टली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो अधिकतर जो कंट्री है तो वो इसी में, मतलब कि जो सबसे ज्यादा लैंड एरिया जो ऑक्युपाई किया गया तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आपका है। तो अर्थ को जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन जो है इसको डिवाइड करता है, तो वो है आपका इक्वेटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है, तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड आपका है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपका है, तो ये नीचे जो आपका है 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग आपको बताया था। तो इक्वेटर आपका है 0 डिग्री, जो लैटिट्यूड आपका जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है इक्वली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो है आपका सर्किल है, मतलब कि अर्थ का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करते हैं तो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है असम एंड भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, मेघालय एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए ये आपका भले ही कंट्री के साथ में आपका दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के वो साथ में हिस्से में नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग मैप देखे होंगे अच्छे से, तो फिर जो है आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपका दिया हुआ है असम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो इन सभी में देखिए ये तीनों, ये जिसमें जो भी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आपका है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा, असम है, तो ये सारे के सारे जो है
ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के इंडिया के आते हैं। लेकिन इसमें देखिए आपको दिया हुआ है असम और भूटान, तो भूटान तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, दूसरा ये हमारे स्टेट के अंदर में नहीं आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सारे दिए हुए दिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में आते हैं। तो आप लोग जो है इसे मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके हैं मोस्टली जो आप इस एरिया में आप देखते होंगे, तो इस सब में आपके आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इसके अलावा आपका जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड आपका हो गया, तो ये सारे आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। लेकिन जो भूटान आपका दिया था तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। तो कौन सा इसमें से जो है आरबीआई का फंक्शन नहीं है, जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अलॉटिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो आरबीआई है तो ये एक इंडिया का, जैसे हमारे कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, और जितने भी बैंक होते हैं तो वो सारे के सारे जो है इसी गाइडलाइंस के ऊपर में ऑपरेट करते हैं। तो एक तरीके से ये बैंकर्स का भी ये बैंक होता है, यानी कि ये बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है, तो आरबीआई भी जो है वो बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है एट सर्टेन इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो ये बैंकर्स बैंक तो एक तरीके से आपका है ही, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, फंक्शन इसका है आरबीआई का। दूसरा आपका दिया इसमें कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तो ये देखिए क्रेडिट का ये कंट्रोलर भी होता है ये। फिर उसके बाद तीसरा दिया हुआ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जितने भी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहता है तो वो सारा का सारा आरबीआई के पास ही रहती है, तो ये एक कस्टोडियन होता है उसका। और बाकी देखिए जो ऑप्शन 4 में आपका दिया हुआ है कि अलॉटिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये देखिए आरबीआई का फंक्शन नहीं है। अब जैसे फार्मर्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो मनी अलॉट की जाती है, तो ये इसके द्वारा नहीं की जाती है। इसके लिए और भी बहुत सारे जैसे बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके अलावा नाबार्ड भी है, तो ये सारे जो फंक्शन करती है, लेकिन आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो आरबीआई है तो ये जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का। और आरबीआई देखिए ये पास हुआ था, आरबीआई पास हुआ था 1934 में, और ये लेटर ऑन जाके ये 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। और इसका इनिशियल जो कैपिटल था उस समय जब ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो वो था 5 करोड़ रुपीज़ का। और जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स थे तो मोस्टली वो नॉन गवर्नमेंट थे, यानी कि प्राइवेट ऑनर के हाथ में थे ये मोस्टली। फिर इसके बाद देखिए इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 में, यानी कि 1949 में इसका जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर से जाके जितने भी शेयर थे तो वो गवर्नमेंट के पूरे हाथ में आ गए थे। इस प्राइवेट शेयर होल्डिंग जो है वहाँ पे अब नहीं रह गया था इसमें। फिर इसके बाद देखिए इसका फंक्शन जो होता है आरबीआई का मेनली, जैसे कि ये नोट इशू करता है, जो भी आप नोट देखते हैं तो उन सभी का इशू करने का जो जिम्मा होता है वो आरबीआई के पास होती है। इसके अलावे ये जैसे बैंकों का बैंक तो होता ही है, साथ में जो गवर्नमेंट जो होते हैं तो उसका भी ये बैंकर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी रहते हैं उसके खाते रहते हैं या फिर जो मनी रहते हैं तो वो गवर्नमेंट के मतलब जो रहते हैं तो आरबीआई ही करती है। इसके अलावा क्रेडिट का कंट्रोल करना हो गया, और साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रहती है तो उसका कस्टोडियन भी होता है आरबीआई। तो ये सारे फंक्शन है इसके आरबीआई के। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, हु पार्टिसिपेट्स इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होती है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बी में दिया आपका यहाँ पे कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मेंबर ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है ना इनका, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो दोनों हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर एक स्टेट के अंदर में, तो उसके भी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी के भी। तो सारे यूनियन टेरिटरीज के मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं, और ना तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, केवल इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन पे आपका ये डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है उसमें। इसमें देखिए दिया हुआ आपका कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये तो आपका ऑप्शन में सही तो है ही, लेकिन अगर आप बी में देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर इसमें नहीं होते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। और मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, तो देखिए सभी मेंबर नहीं होते यूनियन टेरिटरीज के, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपका बी सी भी इसमें गलत है, ऑल ऑफ द तब का होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 1 आपका ही इसमें क्या होगा सही रहेगा। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये तो रहते ही है, इसके साथ में
जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके भी जो मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इलेक्टेड मेंबर केवल। तो इस बात पे भी आप लोग ध्यान रखना, अगर वो भी ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दिया था ओनली कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहीं पे आपका केवल यही सही रहेगा। तो देखिए जो प्रेसिडेंट के बारे में जो मेंशन किया गया आपका यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। और आर्टिकल 53 में जैसे मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर जो रहते हैं यूनियन का, तो वो जो है प्रेसिडेंट के हाथ में वो रहती है। और जितने भी एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो सारे का सारा जो है गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं, तो वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं, फॉर्मली उन्हीं के नाम से ही किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ये इंडियन स्टेट के हेड भी होते हैं और इनको फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये एक इम्पोर्टेंट जैसे आप एक पद हो गया आपका इंडिया के लिए, या फिर कोई भी जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए, या फिर जो अपॉइंटमेंट करनी होती है कोई भी आपका हो गया जैसे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा और भी जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उन सभी के अपॉइंटमेंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। और मेनली देखिए जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, तो ये आपका आर्टिकल 54 और 55 मेंशन किया गया है। तो इनका देखिए जो इलेक्शन होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, जिसमें कि पीपुल यहाँ पे लोग मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली उन्हीं के द्वारा जो चुने गए लोग हैं तो उनके द्वारा की जाती है। तो इनका देखिए जो इलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है तो वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है, जिसमें कि ये सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि आपका रहता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो आपका रहता ही है। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जितने भी स्टेट है इंडिया में, तो उन सभी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो इलेक्टेड मेंबर होता है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी का, क्योंकि देखिए दिल्ली और पुडुचेरी में ही अभी सिर्फ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे जो कि इलेक्ट होते हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका जो इलेक्शन जो होता है यहाँ पे, तो ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस होती है, जिसमें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोट जो होता है यहाँ पे वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। तो ये है इनका प्रोसीजर इलेक्शन करने का, जिसमें कि इलेक्टोरल कॉलेज में ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग जो है ये सारा कुछ याद रखना, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहते हैं, ये आप लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा एक पेंटिंग का स्टाइल है जो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। तो देखिए इसमें ऑप्शन का दिया मिनिएचर, मधुबनी, कलाम और वर्ली पेंटिंग दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों जितने भी जो फेमस जो पेंटिंग स्टाइल जो होते हैं वो कौन कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने पूरा लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो ये जो है आप लोग याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते ही रहते हैं। तो देखिए जो फॉल पेंटिंग जो रहता है ना, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये, जिसमें कि इसमें सीन दिखाया जाता है, जैसे गाँव का हो गया या फिर कोई मान लीजिए कोई ग्रंथ ही हो गए, तो उसके इसमें सारे सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कि रामायण का हो गया, आपके महाभारत का हो गया, भागवत पुराण का हो गए। और उनके अलावा जितने भी विलेज में विलेज लाइफ में जो भी डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, तो उन सभी चीज़ों का दृश्य जो है इसमें दिखाया जाता है। इसके अलावा जो भी नेचुरल जो सीन होते हैं, जैसे कि आपका सन मून हो गया या प्लांट या ट्री हो गया, तो इन सारे चीज़ों को जो है ये सारे जो पिक्चर होते हैं इसमें उकेरे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो फॉल पेंटिंग्स जो रिकॉग्नाइज किए गए इंडिया में, और मेनली जो आपका फेमस है इसमें से, तो जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा, तो वो लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। तो इसमें देखिए आपका जैसे स्टेट से रिलेटेड आपका इसमें से पूछा जाता है कि ये जो है पेंटिंग जो आपका ये कौन से जैसे स्टेट से बिलोंग करता है आपका यहाँ पे, तो आपको जो है इन सभी को याद करना होगा। तो जैसे देखिए इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पहला आपका है कि इसमें आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो मधुबनी पेंटिंग आपका है, तो ये फोल्क पेंटिंग है बिहार स्टेट का। तो बिहार स्टेट में आपका ये काफ़ी फेमस है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि ये देखिए बहुत बार एग्जाम आपका पूछा गया हुआ है कि मधुबनी पेंटिंग जो आपका ये कौन सा स्टेट से आपका ये बिलोंग करता है, तो ये है आपका बिहार से। तो ये एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत जगह पे आपसे पूछा गया हुआ है। उसी तरीके से देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज आपका है पटचित्र आर्ट आपका दिया हुआ है इसमें। तो पटचित्र जो आर्ट आपका है, तो ये फोल्क पेंटिंग है ओडिशा का। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है पिथौरा पेंटिंग आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए जो पिथौरा पेंटिंग आपका ये फोल्क पेंटिंग है, और ये जो है आपका जो भिलाई ट्राइब जो होते हैं ना गुजरात और मध्य प्रदेश के, तो ये उनके द्वारा ये पिक्चर जो बनाई जाती है इस तरीके का। तो पिथौरा आपका हो गया, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश का आपका हो गया। इसके अलावा देखिए और भी आपका यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलाम की, अब कलामकारी पेंटिंग आपका है। तो कलामकारी जो है देखिए इसका लिटरल मीनिंग होता है यहाँ पे कि जो पेंटिंग की जाती है, तो ये पेन के द्वारा, कलम जो होता है ना, कलम आप जो लिखते हैं तो उसके द्वारा ये पेंटिंग की जाती है। और ये जो है फेमस आपका है ये आंध्र प्रदेश में और साथ में तेलंगाना में, तो ये दो रीजन में ये फेमस है कलमकारी पेंटिंग जो है। फिर उसके बाद आपका अगला है कालीघाट पॉट आर्ट आपका है।
तो ये देखिए जो कोल पेंटिंग आपका ये वेस्ट बंगाल का है, और बाकी जो वर्ली आर्ट आपका है तो ये फेमस है आपका महाराष्ट्र में। तो ये सारा लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप कि ये जो लिस्ट आपने देखा होगा तो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्टेट है तो ये आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अब जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सा बिलोंग करता है, फेमस है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज वर्ली पेंटिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी और भी आप सभी को याद रख लेना जो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे फ्रूट क्रॉप जो आपके रहते हैं, जो फ्रूट क्रॉप जो होते हैं जिसका कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, तो उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोला जाता है पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट, या फ्रूट का जो कल्टीवेशन करते हैं हम लोग उससे रिलेटेड है। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी डिफरेंट ब्रांचेस आपका है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, जैसे कि आपका हाइड्रोपोनिक्स है। तो ये होता है आपका स्टडी ऑफ सॉइलेस कल्चर, यानी कि इसमें जो है बिना मिट्टी के ही जो पौधे उगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स। फिर उसके बाद अगला आपका ओलेरी कल्चर है। तो देखिए जो ओलेरी कल्चर है तो ये है आपका दैट इज स्टडी ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का स्टडी को बोलते हैं हम लोग ओलेरी कल्चर। फिर अगला देखिए आपका ओंकोलॉजी है। तो ये हम लोग स्टडी ऑफ कैंसर का इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ओंकोजीन है, तो ये होता है जीन कॉजिंग कैंसर के बारे में स्टडी करना। फिर अगला आपका है कैरिनोजीन है, तो ये आपका रहता है दैट इज केमिकल कॉजिंग कैंसर, यानी कि जो केमिकल कॉज करते हैं कैंसर को उसका बारे में ये रहता है। फिर उसके बाद देखिए ऑफियोलॉजी है, और दूसरा आपका है सर्पेंटोलॉजी है। तो इसका होता है आपका दैट इज स्टडी ऑफ स्नैक्स, तो स्नैक्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी। फिर अगला देखिए हर्पेटोलॉजी है, तो ये होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का स्टडी को। फिर अगला देखिए ऑर्निथोलॉजी है, तो जो स्टडी ऑफ बर्ड्स आपका रहता है, यानी कि बर्ड्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा देखिए आपका और भी दिया हुआ है यहाँ पे स्पर्मोलॉजी आपका है, तो स्पर्मोलॉजी आपका होता है स्टडी ऑफ सीड्स के बारे में। फिर अगला देखिए आप पेडोलॉजी है, तो स्टडी ऑफ सॉइल, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो स्टडी करते हैं हम लोग सॉइल के बारे में, तो ये होता है पेडोलॉजी। फिर अगला देखिए आप पोमोलॉजी, तो जो फ्रूट के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग तो उसे बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी। फिर अगला देखिए मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी आपका रहता है इसमें कि किसी भी शेप का कोई भी आपका हो जाए उसके स्टडी के बारे में हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इसमें देखिए शेप आपका इसमें किसी भी का भी हो सकता है, जैसे प्लांट का ही आपका हो गया या फिर कोई किसी भी चीज़ का आपका हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए एनाटॉमी आपका है, तो इसमें देखिए जो बॉडीली स्ट्रक्चर होती है कि वो किसी भी चीज़ का हो तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। इसमें आपका ह्यूमन का या फिर जो एनिमल्स का वो किसी का भी हो सकता है। फिर अगला देखिए हाइड्रोफाइट है, तो हाइड्रोफाइट आपका रहता है ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम लोग कि जो वाटर पे ही ग्रो करता है, तो वहाँ पे जो बोलते हैं मतलब स्टडी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट। फिर अगला देखिए आपका फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी, तो जो एल्गी का स्टडी जो करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी आपका हो गया यहाँ पे दैट इज स्टडी ऑफ फंगी के बारे में। तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है इंपॉर्टेंट जितने भी आपके ब्रांचेस है स्टडी का, तो ये आप लोग याद कर लेना, और ये सारा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, जीके वाला जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि व्हाट वाज तौहीद इल इलाही। तो देखिए जो तौहीद इलाही आपका है तो इसे पॉपुलरली दीन इलाही के नाम से भी जाना जाता था। तो उस समय इसका नाम था अपना तौहीद इलाही। तो ये एक डिवाइन फेथ था जिसमें कि एक सिंक्रेटिक रिलीजन ये परफॉर्म किया गया था मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा, और ये किया गया था अब 1582 में। तो ये क्या आपका था, तो ये एक तरीके से एक न्यू रिलीजन था जो सेटअप किया गया था एम्पायर अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच द विनर ऑफ द मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इज फ्रॉम। तो यहाँ पे जो आपके जैसे नोवाक जोकोविच ये एक टेनिस प्लेयर है, तो ये कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो वो आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये है सर्बिया से नोवाक जोकोविच, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और वो कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा आपके बराबर एग्जाम में। तो लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वो कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ जो है आपसे पूछा जाता है, लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इसमें देखिए दिया आपका जैसे लियोनेल मेसी है, तो ये जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड है फुटबॉल से, और ये कंट्री जो बिलोंग करते हैं तो वहाँ अर्जेंटीना। फिर उसके बाद देखिए आपका डिएगो मैराडोना जो है तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये कंट्री से बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना। फिर अगला अगला देखिए आपका है डेविड बैकहम है, तो ये भी फुटबॉल खेलते हैं ये, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए लेविस हैमिल्टन है, और ये जो है मोटरसाइकिलिंग करते हैं मतलब मोटर रेसिंग जो होती है आपका फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स होती है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं।
फिर नेक्स्ट देखिए माइकल शुमाकर है, तो ये भी मोटर रेसिंग से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट जो रिलेटेड है इनका जर्मनी से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए उसेन बोल्ट जो है, तो ये रेसिंग करते हैं और ये जमैका से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए मैग्नस कार्लसन है, तो ये चेस है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये भी चेस का, और ये भी फेमस है काफ़ी, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपका है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये कंट्री से बिलोंग करते हैं पुर्तगाल। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है मारिया सारापोवा, तो ये भी देखिए टेनिस से रिलेटेड है और ये बिलोंग करती है रसिया से। फिर अगला देखिए राफेल नडाल है, तो ये भी एक फेमस टेनिस प्लेयर है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए कैरिला मैलिन जो है, तो ये भी बैडमिंटन से बिलोंग करती है ये, और ये स्पेन से रिलेटेड है आपका। फिर अगला देखिए मार्टिना हिंगिस से टेनिस से स्पोर्ट्स प्लेयर है ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। रोजर फेडरर ये भी टेनिस प्लेयर है, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए टाइगर वुड्स आपका है, ये गोल्फ खेलते हैं ये, और यूएस से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए माइकल फेल्प्स है, तो ये स्विमिंग से रिलेटेड आपका है और ये बिलोंग करते हैं यूएस से। फिर नोवाक जोकोविच जो कि आपका क्वेश्चन अब पूछा गया था, तो ये टेनिस खेलते हैं और ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आपके और जो ये कंट्री से बिलोंग करते थे पूरा आपका दिया हुआ यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नोवाक जोकोविच ये कौन से मतलब कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है और भी याद करके जाने होंगे, जो भी आप हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, तो ये सारा का सारा जो है पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको पूरे कवर किए गए हैं अच्छे से, उसमें आप लोग और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग वहाँ पे जाके। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आपके पास जो है ये सेट लाते ही रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग भी जो है प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसके साथ में देखिए पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।